हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर एसएम भारत सिटीजन लाइव न्यूज। तय हुआ है कला संभव है ये कुछ समय बाद हम लोग स्थिति परिस्थिति उपस्थिति खास करके देख के इसको चेंज भी कर सकते हैं। फिर वक्त जो तय हुआ है कला भवन में बाबू वीर कुंवर सिंह उत्सव समारोह पूरे खुशी और पूर्णिया प्रमंडल को लेकर हम लोग करने जा रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 1857 के गदर में उनकी भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। गुलाम भारत में गदर के दौरान सर्वाधिक भूमि पर अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर उन्होंने कब्जा जमाया था और सबसे लंबी अवधि तक एक सेकंड कौन पीछे में हल्ला कर रहा है? उन्होंने स्वतंत्रता का परचम ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ लहराने का काम किया, जिनके बारे में जेम्स टॉड जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने कहा कि अगर गदर के समय बाबू वीर कुंवर सिंह की उम्र 10 साल छोटी होती तो शायद 1857 में ही भारत आज़ाद हो गया। 80 वर्षों की उम्र में जब लोग अपने पैरों अपने दम पर सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उन्होंने कई युद्धों का नेतृत्व किया और लखनऊ से लेकर आसनसोल तक इतने बड़े भूभाग पर सबसे लंबी अवधि तक उन्होंने स्वतंत्रता का झंडा लहराया। वो किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी बिरादरी, किसी धर्म के ही प्रतीक नहीं थे। उनके दरबार में, उनकी जमात में हर वर्ग के लोग थे। चंभित नाम के अगर दलित थे तो कोई विप्र भी थे उनके मंत्री, और मुसलमान भी थे, दानापुर के गोप भी थे स्वतंत्रता की लड़ाई में। तो हर वर्ग के लोगों का वो शासक कम और जननेता ज्यादा थे। उनकी जितनी राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका रही, 1857 के गदर में स्वतंत्रता की लड़ाई में, तक ये राष्ट्र याद तो कर रहा है, लेकिन उसकी एवज में उनको जो सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिला। हम 2-3 मांगे तो प्रमुख मांगे हैं इस समारोह के आयोजन के पीछे। वो है बाबू वीर कुंवर सिंह चौक जो पूर्णिया में है, उसका नाम उनके नाम पर, ये जो स्मारक जहाँ है तो आज किसी और चौक के नाम से जाना जाता है, उस चौक का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखा जाए। हम चाहते हैं कि बिहटा का एयरपोर्ट, जहां बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशजों की जमीनें ही अधिग्रहित की गई है, भूमि अर्जन डिपार्टमेंट ने सबसे ज्यादा भूमि उसी परिवार, उसी खानदान के लोगों से लिया है और वो उनकी कर्मस्थली रही है 1857 के गदर के दौरान। इसलिए बिहटा का नया एयरपोर्ट बाबू वीर कुंवर सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से उसका नामकरण राज्य सरकार और केंद्र से मांगा। उसी के साथ साथ इस अन्य महापुरुषों के नाम पर पटना में
स्मारक है, भवन है और सरकारी जमीनों पर को अलॉट करके दिया गया है, तो बाबू वीर कुंवर सिंह स्मारक भवन पटना के राजधानी पटना में उनके नाम से हो। ये हमारी डिमांड है और उसी के साथ साथ अंतिम और सबसे बड़ा डिमांड हमारा ये है कि आए दिन एक ट्रेंड चला है, किसी महापुरुष को संसद राष्ट्र की सबसे बड़ी पंचायत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और भारत देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद है। संसद की गरिमा का ख्याल किए बगैर जिसको जो मर्जी आता है, इतिहास पुरुषों के खिलाफ, महापुरुषों के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी बिरादरी के खिलाफ सरक छाप भाषा में ये गली के जो मवाली जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उस भाषा में गाली देकर चला जाता है और कुछ नहीं। देश देख रहा है सब कुछ कि अगर आज के बड़े नेताओं को कोई गाली दे तो सदन से निलंबित कर दिए जाते हैं, लेकिन महापुरुषों को गाली देने के बाद उनके खिलाफ कुछ नहीं, इसको जातीय रंग दिया जाता है। और इसलिए मैं कहूँगा कि वक्त का तकाजा है एक सख्त कानून बने, संविधान किसी को भी किसी जाति, बिरादरी, धर्म, मजहब, इतिहास पुरुष को गाली देने की छूट नहीं देता। जब हम संविधान का शपथ लेते हैं वैसे ही हम बंध जाते हैं कि हम अपने मन से, वचन से, कर्म से, आचरण से किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, चाहे वो किसी संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी धर्म में विश्वास करने वाला हो, किसी जाति का हो, किसी बिरादरी का हो। लेकिन ये फैशन चला है कि गाली दो, समाज के ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दो, आहत करो, नफरत की खेती बाड़ी करो। इसके पहले भी मैं पैरोल पर आया था, बेटी की सगाई थी, मुझे याद है संसद में एक बलिदानी कौम को कठुआ कह करके गाली दी गई थी। तब किसी ने विरोध किया हो कि नहीं? आनंद मोहन पैरोल की शर्तों को ताक पर रख करके कि भाई अगर आप पॉलिटिकल बातों पर बयान देंगे या उसमें आप उलझते हैं तो आपका शर्त होती है कि पैरोल टूट सकता है, एक्शन हो सकता है। लेकिन हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, हमारे परिवार के 6 लोगों ने, आधे दर्जन लोगों ने असीम कुर्बानियां दी थी देश की स्वतंत्रता के लिए, मुल्क की आज़ादी और मुल्क में लोकतंत्र, जमहूरियत की बहाली के लिए। तो ऐसे में मेरा मन तिल मिलाया और हमने कहा था जो सांसद एक संप्रदाय विशेष को गाली दिया था कठुआ कह करके, हमने कहा था कि आपने एक बलिदानी कौम की गाली को सुना है सदन में और इस पर एक्शन होना चाहिए, निश्चित तौर पर निलंबित किया जाना चाहिए, ऐसे लोग बर्खास्त किए जाने चाहिए। तब हमने कहा था। उसके बाद ठाकुर का कुआं आया, फिर एक शख्स जिसने संविधान का शपथ लिया और शपथ लेकर के फिर एक जाति विशेष को टारगेट करके बिना संदर्भ के, बगैर किसी संदर्भ के, संदर्भ क्या था? स्त्री विमर्श, महिला आरक्षण, लेकिन गाली देकर जाति विशेष को चले गए। तब भी मैंने कहा था, बड़ी चिल को मचा था देश भर कि आनंद मोहन ने कहा कि राख से जीभ खींच करके और आसन पर उछाल देते। साथियों, अगर वाल्मीकि की कविता प्रतीकात्मक थी तो आनंद मोहन का ये शब्द भी मुहावरा है, राख से जीभ खींच करके उछाल देना, ये भी मुहावरा है। मैं साहित्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरी लिखी कहानी पाठ्यक्रम में शामिल है, मेरी लिखी किताबें संसद के ग्रंथागार की शोभा बढ़ा रही है, मेरी लिखी पुस्तकें इस
हिंदी जगत के मानक प्रकाशन राजकमल से प्रकाशित होते हैं। इसलिए मैं साहित्य को जीता हूँ, मैं साहित्य का देता हूँ, मैं साहित्य को जानता हूँ। कोई प्रतीकात्मक कविता का करके अपनी बेईमानी पर पर्दा नहीं डाल सकता है, और कोई आनंद मोहन के इस मुहावरे को कि राख से जीभ खींच करके आसन पर उछाल देंगे, इसको कटघरे में खड़ा नहीं कर सकता है। ये अस्मिता का सवाल है, ये संविधान का सवाल है। फिर आया किसी ने राणा सांगा के इतिहास को जाने बगैर गाड़ियां दे के चले गए। राणा सांगा को गद्दार, जिस बाबर नामे का उल्लेख किया जाता है, बाबर नामा बाबर ने स्वयं, जो स्वयं लिखेगा अपना गुणगान कुछ ज्यादा कर लेगा, अपनी महिमा कुछ बढ़ा चढ़ा के बखान कर लेगा। उन्होंने क्या कहा, मैं बाबर नामे पर, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं दावे से कहूँगा कि इतिहास को खंगाले, बाबर नामा को लोग फिर से सामने लाए पढ़े। बाबर ने ये नहीं लिखा कि राणा सांगा के आमंत्रण पर मैं हिंदुस्तान आया। बाबर ने लिखा कि जब मैं इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था, राणा सांगा ने हमारा साथ नहीं दिया। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये क्या युद्ध नीति है। और राणा सांगा को इसलिए अपेक्षा थी कि इब्राहिम लोदी से दो टक्कर राणा सांगा का हुआ, जिसमें पूरी तरह इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित किया। और जब बाबर आए इब्राहिम लोदी से लड़ने, तो हो सकता है उनके मन में यह अपेक्षा हो कि राणा सांगा हमारी मदद करे। लेकिन मैं आपको बताऊं, आंख डाल करके उन मूर्खों से मैं कहना चाहूंगा, जो मूर्खता बड़ी बात सदन में करते हैं, कि इब्राहिम राणा ये बाबर को सांगा ने नहीं, उनके चाचा के रिश्ते के, इब्राहिम लोदी के चाचा के रिश्ते के आलम खान लोदी और दौलत खान साहब, ऐतिहासिक सच है, जो दो बार इब्राहिम लोदी को हराया, उनके बेटे को गिरफ्तार करके मेवाड़ ले गया और उदारता दिखाते हुए हरजाना लेकर के लौटा दिया। उनको हराने के लिए लोदी जी, ये इब्राहिम लोदी को हराने के लिए किसी बाबर की मदद की जरूरत नहीं। और अगर ऐसी बात थी, फिर बाबर और राणा सांगा का जंग क्यों हुआ? और अगर राणा सांगा हार गए, अगर इब्राहिम लोदी हारे, तो दिल्ली पर बाबर का शासन हुआ। लेकिन अगर बाबर से राणा सांगा हार गए, मेवाड़ पर शासन बाबर का क्यों नहीं? वो युद्ध नीति की हार थी, पराक्रम की हार नहीं थी, वीरता की हार नहीं थी, युद्ध नीति की हार थी। तकनीक चेंज हो गया था। राणा सांगा तलवार से, भाले से, बर्छे से, तीर से लड़ रहे थे, और बाबर के पास बारूद आ गया था, उनके पास तोपें थी, बंदूकें थी। और इतिहास में लिखा है कि राणा सांगा की सेना बाबर की सेना को तलवारों से गाजर मूली की तरह काटा। ये ऐतिहासिक सच है। और इन बातों को लेकर जो राणा सांगा हिंदुस्तान की अस्मिता का पहचान है, प्रतीक है, जो 100 में 99 युद्ध जीतता है, शरीर पर 84 घाव होते हैं, फिर भी मैदान में डटा रहता है, एक हाथ, एक पांव, एक आंख गंवाने के बाद जो दुश्मन के छक्के छुड़ाता है, ऐसे राणा सांगा पर सवाल करना सब और उनको गद्दार कहना, ये इतिहास के साथ मजाक है। एक हमारे इतिहास पुरुष महापुरुषों के साथ का अपमान है। और ये वक्त आ गया है संसद को अब बगैर समय गंवाए सख्त कानून बनाए, और जो भी इस तरह किसी संप्रदाय, किसी जाति,
किसी धर्म, किसी महापुरुष का अपमान करता है, उसको ठेस पहुंचाता है, आहत करता है, सामाजिक भाईचारे को लहूलुहान करता है और नफरत की खेतीबाड़ी करता है, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये वक्त का तकाजा है। इन मांगों को लेकर हम लोग 23 अप्रैल को पूर्णिया में हजारों नहीं लाखों की संख्या में जमा होंगे और अपने आक्रोश का प्रदर्शन करेंगे। सवाल है कि आप जितना बात अभी बताया है, क्या ये पूर्णिया सांसद की ओर इशारा कर रहा है? ये नहीं है। मैं एक बात बताऊं, अब सबके लिए, हम अपने समर्थकों के लिए भी, कि अगर कोई व्यक्ति फ्लो में आकर कुछ बोल जाता है और दूसरे दिन प्रायश्चित करता है, तो लोगों को भी चाहिए कि इसको ध्यान दे, गौर करें कि ट्रोल करना, अपमान करना, मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। मेरे जैसा व्यक्ति इसको मानता है, ये अच्छी बात नहीं है। लोकसभा में मैं आपको एक बात का खत्म करने, मैं आपको बताऊं, मैंने बजाते ये सोशल मीडिया पर डाला कि आदमी अगर गलती करे, एहसास हो, माफी मांगे, खबरें चली हैं। खबरें आप चला सकते हैं, आप हम बोलेंगे कुछ, आपको आप दिखाइए कहीं हमारे शब्दों में कि फरियाद लेंगे, आप दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप सर बोले थे क्या? नहीं, हम दिखाते हैं। क्या बोले थे? हाँ, फरियाद नहीं लेंगे, ऐसा बात आप नहीं बोले थे। लेकिन हेडलाइन चला था। अरे भैया वो हेडलाइन चला है, आप चला सकते हैं कुछ भी हेडलाइन। आप सर बोले थे हाँ। कि चलिए कोई बात नहीं, आपने ऐसा किया, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं पूर्णिया आ रहा हूँ। पहले से मेरा प्रोग्राम घोषित है, आप सुनिए उसमें। यह बात जो बोले वहाँ आ रहा हूँ, तो यह लगा इन सवालों का जवाब होगा पूर्णिया में। हाँ, तो सवालों अब फरियाद लेना, दोनों दो चीज आप बोले नहीं थे, उसके बाद कटा हुआ था, जो वीडियो हम लोग के पास आया था। मैं जो बोला हूँ, पूर्णिया आने के बाद मेरे क्या पूर्व से प्रोग्राम घोषित है, मैं पूर्णिया आ रहा हूँ, इन सवालों का जवाब नहीं होगा। एक सवाल में ना हो रहा है इसमें और फरियाद वक्त की जमीन जो देखिए, एक बात, वहाँ पर जो सवाल, व्यक्ति अगर कोई गलती मांगता है तो इसमें बुराई नहीं है, बड़प्पन है। इस देश में एक गांधी नाम के व्यक्ति हुए जो अपनी गलतियों से सबक लेके प्रायश्चित करके बड़े हो गए, विश्वमानव हो गए। मैं कहूँगा कि रामजी लाल सुमन को भी पूर्णिया सांसद से सबक लेना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए। सर, फ्लो में तो दूसरे पक्ष से भी कुछ निकल सकता है। क्यों नहीं निकल सकता? निकल सकता है, लेकिन अगर वो असंसदीय है तो माफी भी मांगनी चाहिए। आप दोनों की दोस्ती बरकरार है, पप्पू यादव जो पूर्णिया सांसद है और आनंद मोहन जी ना हम दोस्ती कभी बरकरार है। दोस्त रहे नहीं, देखे गए हैं आप लोग साझा कई जगह। ये आप हमारे दोस्त हैं, आपसे अच्छी बात करने दोस्त नहीं हो, वो हमारे अनुज है। अनुज और दोस्त में अंतर होता है। आप उन्हीं से पूछिए, हम 12 साल बड़े हैं भाई, 12 साल बड़े हैं, सीनियर है, वो हमारे अनुज हैं, अनुज रहेंगे। सर वक्त संशोधन बिल जो पास हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? ये सही व गलत हो? क्या ये बिल जो पास हुआ, आप लोकसभा में भी, समर्थन राज्यसभा किए, में। जो समर्थन किए उससे पूछिए कि नहीं, जय आपके समर्थन दल में आप आप सुनिए बताइए। मेरी बात, आप नेता हैं, आप बताइए। मेरी बात सुनिए। जो लाया उससे पूछिए, जो समर्थन किया उससे पूछिए। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, सेकुलरिज्म के झंडाबरदार 2010 में उसी संसद में बोले थे, ये ढीला ढाला लुंज पुंज बिल है और सख्त कानून की जरूरत है, बहुत मिसयूज हो रहा है। कौन बोले थे? लालू प्रसाद जी बोले थे 2010 के इसी संसद में, और उन्होंने उदाहरण दिया था बेली रोड का, उन्होंने डाक बंगला का, अन्य जगहों का। सिर्फ पटना में कितना दुरुपयोग हुआ, आप उनसे पूछिए ना जो लोग
समर्थन दे रहे हैं, विरोध कर रहे हो। ये उचित है कि नहीं ये बताइए, ये मुनासिब हुआ कि नहीं तो हुआ? आप समीक्षा कीजिए। सर वो इतिहास समीक्षा करें। सर ये है नीतीश कुमार के हाथ मजबूत कर रहे हैं आप। क्या नीतीश कुमार अभी 2025 में नीतीश चुनाव कुमार है। के हाथ कमजोर है क्या? नहीं, विपक्ष अभी आरोप लगा रहा है कि वो सरकार कोई और चला रहा है, अधिकारी जो पीछे चला रहे हैं, नीतीश कुमार सही नहीं है, मानसिक जब वो स्थिति साथ नहीं है। थे उनसे पूछिए जो सवाल, जब वो साथ थे तब कौन सरकार चला रहे थे? नीतीश कुमार चला रहे थे कि कोई और चला रहे? देखिए खट्टे अंगूर कौन खाए? जब निकलेंगे तो कहेंगे पलटू चाचा, हम जान रहे गोल्टू और भतीजा लोगों को जो घुलट के जाता है डिप्टी सीएम बनने के लिए, जाता है कि नहीं जाता? हाँ। और कहते हैं पलटू चाचा। तो तब जब साथ होते हैं तो चाणक्य होते हैं, मानसिक संतुलन बिल्कुल ठीक रहता है, विकास पुरुष होते हैं, हटते ही भाषा चेंज हो जाती है। और बताएं आनंद मोहन या उनके परिवार के लोग या उनके कोई बहुत करीबी लोग वहां से करेंगे कि नहीं? है नहीं? अभी भी लोग साहित्य में कुछ नया असर आ रहा है क्या? आ रहे हैं। अभी 3-4 पुस्तकें चुनाव के चलते ये अभी रुका हुआ है। 3-4 पुस्तकें प्रकाशनाधीन है जो किसी भी चुनाव को मान रहे हैं सबके सामने। मेरी जेलदारी भी 2 खंडों में है। हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर, SN भारत सिटीजन लाइव न्यूज।